हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक लाए हैं जो जिसका नाम है वेक्टर्स। और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं एनसीईआरटी की, तो ये जो टॉपिक है ये आपके थर्ड चैप्टर में आता है। लेकिन कहा जाता है कि फिजिक्स को सीखने के लिए वेक्टर्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से नहीं आता है तो आप हमेशा फिजिक्स में या फिजिक्स से परेशान रहेंगे। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को एक अलग पूरा चैप्टर के फॉर्मेट में अरेंज किया है कि हम वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लें। बिफोर स्टार्टिंग कोई भी चैप्टर हमारा जो है, हम जो उससे स्टार्ट करेंगे, उसे स्टार्ट करने के पहले हम वेक्टर्स को क्लियर करेंगे। नाउ वेक्टर्स और स्केलर्स की जो कहानी है वो आज से नहीं शुरू है, वो आपको नाइन्थ में भी थी, टेंथ में भी थी एक बेसिक लेवल पे, और इलेवेंथ में हम इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपने डेफिनेशन याद करते हैं तो वेक्टर्स के डेफिनेशन में ये कहा गया था कि जो क्वांटिटीज दो चीजों से डिफाइन होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू, एंड वो कौन से डायरेक्शन में चल रही है या कौन से डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रही है, उन दोनों चीजों के साथ में हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर्स को समझने के लिए डेफिनेशन तो इतनी है, लेकिन अब हम उसे सीखेंगे कि हम इस वेक्टर को यूज करके फिजिक्स में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि वेक्टर्स में और स्केलर्स में क्या डिफरेंस है। ना ये सारे टर्म्स जो हैं, वेट, हाइट, लेंथ एंड टाइम। अगर आप अपने 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को वापस याद करते हैं तो ये सारे टर्म्स जो हैं, ये सारे के सारे टर्म्स स्केलर्स हैं। स्केलर्स क्यों हैं, पहली चीज ये समझनी है। ठीक है, तो स्केलर्स इसलिए हैं क्योंकि इन्हें बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। चाहे आप लेंथ बताना चाहें, चाहे आप टाइम बताना चाहें, चाहे आप हाइट बताना चाहें, चाहे आप वेट बताना चाहें, इन सारी चीजों को बताने के लिए हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हमें इनकी वैल्यूज पता है तो हमें ये चीज क्लियर है कि हमारी जो हमारे जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी। इवन टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ अपनी वैल्यू से जानी जाती हैं, इसलिए ये स्केलर्स हैं। ना इन सारी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, हमें ऑलरेडी वो चीज पता है कि ये सारी चीजों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ना फिजिकल क्वांटिटीज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने इस हमारे पहले चैप्टर में सीखी थी। पहले चैप्टर में हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज दो चीजों से डिफाइन होती हैं, एक होती है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। ये बताती है हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितनी है, और ये जो बताती है ये बताती है यूनिट, जिसको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यूनिट यानी उसके डायमेंशंस क्या है या वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो हमें यहां से पता चलता है। उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये बताता है और उसकी वैल्यू जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलती है। नाउ if you go to the next part, physical quantities, a quantity that can be measured is called a physical quantity। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटी की बात करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीजें मेजर की जा सकती हैं वही फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर की जाएंगी फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स ये कहता है फिजिकल क्वांटिटी अगर है, अगर मैं उसे मेजर कर सकता हूं तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अगर हम उसे मेजर नहीं कर सकते तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में नहीं इंक्लूड करेंगे। ना मेजरेबल क्वांटिटीज अभी हमने देखी, लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, और बहुत सारे टर्म्स जो आप 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे हमें फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और ये सारे टर्म्स जो है हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं, टेप से मेजर कर सकते हैं। मास के लिए हमारे पास मशीन है मेजर करने के लिए। तो हम ये सारी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं। तो कौन से क्वांटिटीज को या कौन सी क्वांटिटीज को हम फिजिकल नहीं कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। अभी हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मेजरमेंट। अगर हम कोई चीज को मेजर कर पा रहे हैं, हम उसे चेक कर पा रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है, वो जो टर्म है या वो जो चीज है वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में डाल देते हैं, और हम इसे फिजिक्स में नहीं पढ़ते। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अगर आप एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, अगर आप इसके एग्जाम्पल समझते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या है।
बेसिकली अगर आप सिंपल टर्म से बताना चाहे तो इमोशंस। इमोशंस का मेजरमेंट नहीं है, आपके लिए जो अफेक्शन है वो किसी और के लिए जो अफेक्शन है, उन चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता, उन चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है ये सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम इसे फिजिक्स में नहीं स्टडी करते क्योंकि हम इसे मेजर नहीं कर सकते। अब क्योंकि इसे मेजर नहीं कर सकते, ये सारी कहानी हमारे लिए जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई कैसे करेंगे। पहले चैप्टर में सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करने के दो मेजर तरीके हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। ये दोनों कहानी हम फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें लिख के दी हैं, उसके साथ में 2 और ऐड की हैं। इसमें मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका डिपेंडेंसी किसी और चीज पे नहीं होता है, वो खुद अपने आप से अपना डेफिनेशन दे सकती है। ये सारी जो है ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डिराइव क्वांटिटी बहुत सिंपल, जो बेचारे इन पे डिपेंडेंट हैं, जो बेचारे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है अपने डेफिनेशन के लिए, उन्हें हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ये दोनों चीजें आप बहुत डिटेल में यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ चुके हो, जब आपको अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशंस को डिराइव करने के लिए कहा गया है। तो ये कहानी हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट। नाउ there is another way of classifying physical quantities. What is that other way? So the other way is they are classified as scalars and they are classified as vectors. This is the second way of classification, और ये classification बहुत जरूरी है when it comes to numerically understanding the questions of physics. कोई चीज स्केलर क्यों है, कोई चीज वेक्टर क्यों है, ये समझना जरूरी है before reaching to a question, और ये classification हम अभी क्लियर करेंगे। To understand about scalars and vectors, we need to understand two things. दो चीजों में पहली चीज है मैग्नीट्यूड, जिसको हम अगर बहुत लेमन्स लैंग्वेज में कहें तो वैल्यू, और दूसरी है डायरेक्शन। ये दोनों चीजें समझने के बाद ही हम ये क्लियर कर सकते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। अगर ये दोनों टर्म्स नहीं पता है, हमें नहीं समझते, तो हम स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंस नहीं समझ सकते। तो हमें पहली चीज ये समझनी है कि इन दोनों कहानी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड करते क्या है। मैग्नीट्यूड सिंपल टर्म्स में काउंटेबल और मेजरेबल एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ नंबर एंड स्पेसिफाइड यूनिट। तो अगर आप इन टर्म्स को देखते हैं तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये दोनों जो हैं ये दोनों इन टर्म्स के मैग्नीट्यूड है। मतलब न्यूटन, जैसे हमें पता है फोर्स का यूनिट है, तो ये 8 न्यूटन ये बता रहा है कि हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड या वैल्यू जो है वो 8 न्यूटन है। केजी मास बता रहा है, मास बताने के साथ में ये बताना चाह रहा है वो कि कितना मास है हमारे पास में, 10 केजी मास है। सो बेसिकली इट इज काउंटेबल और मेजरेबल। इस केस में हम मेजरेबल बोल सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉट सिंगुलर यूनिट्स। और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड स्पेसिफाइड यूनिट, तो हम जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी के लिए देखा था, हमें दो चीजें चाहिए होती है, नंबर एंड यूनिट। You can have a number and you can have a unit. So this will be called the magnitude of the mass and this is the magnitude of the force. So 10 is a number and kg is a unit, 8 is the number and Newton is the unit. Now हम एक चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं and that is the distance. Now we are trying to understand scalar quantity with the idea of distance. Now what is the distance between Cyber Tower and Kukatpally? So हम यहां से यहां की डिस्टेंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों जगह की। नाउ जब हम उसके डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो ही हैज गिवन द डिस्टेंस एज 10 किलोमीटर्स, राइट। नाउ 10 किलोमीटर्स जब उसने दिया तो हमें सिर्फ एक चीज बताई एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड। और हमने अभी मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन देखा था कि हमें एक नंबर दिया गया है, यूनिट दिया हुआ है, तो नंबर और यूनिट से हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। नाउ so we know the magnitude, now we have the magnitude and unit,
फिजिकल क्वांटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत बार पूछता है। Physical quantities which are completely specified by magnitude and a unit only are called scalar quantities. यहाँ पे हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि हमें डिस्टेंस चाहिए था और 10 किलोमीटर हमें एग्जैक्टली वो चीज दे देता है। हमें पता चल जाता है कि 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन JNTU एंड कुकाटपाली। नाउ देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमने ये नहीं बताया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमें ये पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां नहीं, बिकॉज यहां पे हम उस चीज को इजीली डिफाइन कर रहे हैं। नाउ वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में हमने सेम मैप लिया है, बट हमने कुछ चीजें चेंज कर दी। राइट नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन साइबर टावर्स एंड कुकाटपाली। इफ यू रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमने ऑलरेडी देख लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट को बताया जा सकता है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। यहां पे जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसने मुझे दो चीजें दिखाई। ये कहानी तो अभी देख के आए, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द यूनिट एंड टुगेदर दे आर द मैग्नीट्यूड। बट इसने एक और चीज ऐड कर दी, इसने ऐड कर दिया डायरेक्शन, और जैसे ही ये टर्म ऐड हुआ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टर्न हो गया इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये बताने के लिए हमारे पास में तीन चीजें हैं, थ्री थिंग्स। 10 kilometers north, right? So 10 kilometers north tells you the magnitude, tells you the unit, and tells you the direction. All these three things together are needed to tell the vector quantity, that is displacement. सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, unit and a direction are called vector quantities. हमें इन तीनों चीजों की जब जरूरत पड़ेगी जिस यूनिट या जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, तब हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। नाउ सो ब्लू एरोस क्या बता रहे हैं? तो ब्लू एरोस बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और आपको दिख रहा है कि वो एरो आपको डायरेक्शन बता रहा है, एंड द रेड एरोज आर इंडिकेटिंग द डिस्टेंस। सो रेड एरोज जो है ये हमारा लेंथ है, दिस लेंथ इज टेलिंग अस द डिस्टेंस, एंड ब्लू एरो इज टेलिंग इन व्हाट डायरेक्शन आई शुड गो टू कवर दैट डिस्टेंस। Both of them together define a vector. Now, a scalar quantity is a quantity that has only magnitude and has no specific direction in space. उसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इट डजंट नीड अ डायरेक्शन, इट ओनली नीड्स अ मैग्नीट्यूड। एग्जांपल हमने देखा डिस्टेंस, और एक एग्जांपल हमने देखा मास, और एक एग्जांपल हमने देखा लेंथ। ये सारी चीजें जो हैं उन्हें डायरेक्शंस की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड आर नीडेड। सिचुएशंस वेयर मैग्नीट्यूड अलोन इज सफिशिएंट is a scalar. Examples: length, volume, time, mass, all these values will be scalars because they don't need a direction to specify their values. But something that has a magnitude and a specified direction, something that has a magnitude and a specified direction, ये चीज याद रखना कि मैग्नीट्यूड में नंबर, वैल्यू और यूनिट दोनों एक साथ इंक्लूड हो जाती है। नंबर और यूनिट दोनों मैग्नीट्यूड बता देता है, सिर्फ एक चीज बच जाती है वेक्टर के लिए, विच इज डायरेक्शन। अगर ये तीनों आप बता देते हैं तो ये तीनों बताने की जरूरत सिर्फ वेक्टर्स में पड़ती है, स्केलर्स में नहीं पड़ती। सो वेक्टर्स के लिए हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये तीनों चीजें जहां जरूरी होंगी वहां पे हम ये कहेंगे कि हमें वेक्टर्स या कोई भी क्वांटिटी जो हम इन तीनों चीजों से मेजर कर रहे हैं, दैट इज अ वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजों को बताए बिना आप किसी भी वेक्टर को पूरे तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आई रिपीट, पूरे तरीके से। अगर आप मैग्नीट्यूड बता देंगे तो आप मुझे कुछ बता सकते हो वेक्टर के बारे में, मुझे एग्जैक्टली वो वेक्टर नहीं बता सकते। अगर मुझे डायरेक्शन बता देते हो वेक्टर का, इफ यू टेल मी द डायरेक्शन, I can know the direction, but then again I don't know completely about the vector. So both of them together
टेल अस व्हाट अ वेक्टर शुड बी। व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज? ये 9th में पढ़ चुके हो तो ये तो याद है, वेलोसिटी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे जो हैं ये 9th में आपने याद किए थे कि ये सारे के सारे जो हैं ये वेक्टर्स हैं। नाउ एक और नई क्वांटिटी दिख रही है टॉर्क, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये भी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ ऑल दीज वेक्टर क्वांटिटीज यू नीड टू नो कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि हमें स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी बताइए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्केलर्स हैं कौन सी वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लेता है कि हमें ये बताइए कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सिंपल, पहला वाला तो सबको याद है क्योंकि डेफिनेशन से आता है। ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिफाइन अ स्केलर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नीड टू बी स्पेसिफाइड फॉर अ वेक्टर। ये तो उसकी डेफिनेशन से ही आ जाता है। अगर आप उसकी डेफिनेशन देखते हैं स्केलर्स की तो उसे मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेक्टर्स के केस में इट नीड्स बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन टू टेल यू व्हाट अ वेक्टर इज। बट सेकेंड पॉइंट जो है वो डेफिनेशन से नहीं आता, वो डेफिनेशन के बिना भी काम करता है। This can be solved using basic laws of algebra. आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों चीजें कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू स्केलर क्वांटिटीज। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। आप जो 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स पढ़ते आए हो वो स्केलर्स के लिए अप्लाई की जा सकती है। प्रॉब्लम हमें दे रहा है वेक्टर्स, और इसीलिए ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है, बिकॉज इट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोल रहा है ये? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन अभी हम आगे सीखेंगे डिटेल में कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम करेंगे। बट इससे पहले समझना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें ये पता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें ये पता है कि जब भी इन चीजों को हमें यूज करना है तो हमने डिफाइन कर दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाए तो हमारा काम जो है वो वेक्टर है। तुम गए, तुमने डेफिनेशन में ये लिख दिया कि भाई डिफरेंस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास में है वो वेक्टर है। एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। समझो हमारे पास में 3 वायर्स हैं, यहां से 5 एम्पियर्स करंट आ रहा है, यहां 3 एम्पियर आ रहा है, और यहां पे 2 एम्पियर जा रहा है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके पास यूनिट, वैल्यू, डायरेक्शन तीनों है। तो ये वेक्टर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसे भूल जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए कि ये नहीं है तो ये वेक्टर होना चाहिए, और इसको वेक्टोरियली ऐड होना चाहिए। मतलब इसको फर्क पड़ना चाहिए कि इसका डायरेक्शन चेंज हो। अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो इस करंट की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। बट अगर मैं इसी वायर को थोड़ा सा सीधा करके ऐसे जोड़ देता हूं तो क्या उस करंट की वैल्यू चेंज होती है? नहीं चेंज होती। यार अगर ऐसे करंट की वैल्यू चेंज होने लगी तो कल अपने घर के वायर को गोल गोल घुमा के चेंज कर लेना, करंट की वायर बढ़ जाएगी। करंट तो चेंज नहीं होगा। आप उसको कैसे भी लगा दो, जिस पॉइंट से करंट जितना आ रहा था वो उतना ही आएगा, और जितना जा रहा था उतना ही जाएगा। क्या हुआ? डेफिनेशन फेल हो गई? नहीं, फेल नहीं हुई। हमने कहा ना ये तो जरूरी है ही है, लेकिन ये भी जरूरी है। ये कह रहा है कि भाई डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब ये मत बोलो कि मुझे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं पता है, वो हम सीखेंगे। बट आइडिया ये है कि ये समझो कि एक ऐसी चीज है जो हमें ये बताएगी कि कोई चीज जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इफ इट हैज बोथ एंड स्टिल इफ इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वी विल से दैट कि ये जो दोनों चीजें हैं या ये जो करंट है ये वेक्टर नहीं हो सकता। हमें ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ओनली देन अ क्वांटिटी विल बी कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना है कि वेक्टर्स को हम दिखाएंगे कैसे। जब भी हम ड्रॉ करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे फिजिक्स में डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां जाना चाहता है, कैसे मूव करना चाहता है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। नाउ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो डायग्रामेटिकली। सो अगर आप वेक्टर देखते हो, जैसे मैंने वेक्टर ए बी लिया हुआ है और मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एन एरो। नाउ ए बी वेक्टर हो गया हमारा
और इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड को सिंबॉलिकली दिखाने का तरीका है ये। इसका मतलब होता है जब इसको आप टू लाइंस के बीच में डालते हो तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ वेक्टर, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। आई एम रिपीटिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और यहां पे अगर आप देखिए तो वो वेक्टर जो है वो आपके राइट साइड से आपके लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इस केस में हमें डायरेक्शन दिख रहा है। लेकिन जब हम उसकी सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये मॉड लगाने का मतलब ये है कि आप ये पता कर रहे हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। वैल्यू अगर आप बता रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ द वेक्टर दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, इट विल जस्ट टेल यू द वैल्यू। अ गुड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, जो आपको पूछा जा सकता है कि अगर मैं वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में पता करता हूं तो इन दोनों में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? Magnitude of the vector will always be a scalar quantity. It does not need a direction. It only will give you the value. अगर मैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा होता 5 मीटर्स का, तो 5 मीटर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज द वेक्टर, बट ओनली 5 मीटर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हैं तो इट बिहेव्स लाइक अ स्केलर एंड इट टेल्स यू द वैल्यू ऑफ द वेक्टर। इस केस में रिप्रेजेंटेशन में या जब आप डायग्राम्स बना रहे हैं तो लेंथ ऑफ द एरो मेजर कर लेना आपको ये बता देता है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ए बी का है या वैल्यू ऑफ ए बी कितना है। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब डायरेक्शंस की एक कहानी है। कहानी ये है कि हम जो ये कह रहे हैं कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या यहां से वहां जा रहे हैं, ये सब ठीक है। फिजिक्स इसको नहीं समझता। फिजिक्स को समझना है डायरेक्शन, और फिजिक्स डायरेक्शन को समझता है एंगल्स में। उसका ये कहना है कि तुम किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से मुझे ये बताओ कि कहां से कहां मूव करना है, कितने एंगल पे मूव करना है। अगर आप मुझे वो बताओगे तभी मैं ये बता पाऊंगा कि मेरा जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है वो कितना है, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आस्क्ड इज कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बी, सी एंड डी। इन तीनों के, चारों के सॉरी, डायरेक्शंस हमें पता करने हैं। अब ये कैसे पता किया जाएगा? बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल, अगर हम देखते हैं तो हमारा सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बने हुए हैं। हमें देखना है कि हमारा वेक्टर जो है वो कहां जा रहा है। ए वेक्टर कहता है कि मैं नॉर्थ पे खड़ा था और नॉर्थ से मैं ईस्ट की तरफ आया 45 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं नॉर्थ पे खड़ा था और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आया 45 डिग्री। कहां से मेजर हो रहा है? नॉर्थ से मेजर हो रहा है। नॉर्थ से मेजर हो रहा है मतलब वो नॉर्थ पे खड़ा था और वहां से 45 डिग्रीज मूव किया है ईस्ट की तरफ। तो अगर हम ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखते हैं तो इट इज 45 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सिंपल टर्म्स में ये आपका एंड पॉइंट है, कहां जा रहे हैं आप, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो इसे देख के। अभी और 3 क्वेश्चन हम करेंगे, इसे क्लियर करेंगे। सिंपल कहानी ये है कि अगर हम फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स में डायरेक्शन जो है वो एंगल के रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है कि हम कितने एंगल से मूव कर रहे हैं, और वो एंगल बताता है कि हमारा डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चंस में भी जब आपको डायरेक्शन पूछा जाता है तो आपको एंगल बताना पड़ता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स हमेशा डायरेक्शन को एंगल्स के टर्म में मेजर करता है। हमने पूछा ए कहां जा रहा था, उसने बोला भाई मैं नॉर्थ पे खड़ा था, नॉर्थ से मैं चलने लगा ईस्ट की तरफ, लेकिन कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे। तो जब मैं 45 डिग्री एंगल ईस्ट की तरफ गया तो ए बोला भाई मैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रहा हूं। बी वेक्टर के पास चलते हैं। बी वेक्टर क्या कहता है? तो बी वेक्टर ये कहता है कि अगर मुझे पूछो कि मैं कहां जा रहा था, तो मैं जा रहा हूं, मैं कहां खड़ा था? वेस्ट पे। और वेस्ट से मैं कहां गया? नॉर्थ पे। सो मैं कहां गया? वेस्ट से मैं गया नॉर्थ के डायरेक्शन में, और कितना डिग्रीज गया? 60 डिग्रीज। एंड पॉइंट क्या है आपका? नॉर्थ। स्टार्ट पॉइंट आपका क्या है? वेस्ट। एंगल कितना है? 60 डिग्रीज। तो बी का आंसर हो जाता है 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन हो इस चीज में इसे क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन रीड करोगे तो तुम्हें डायग्राम बनाने आना चाहिए कि हम कौन से डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं।
डायरेक्शन बता रहा है कि हम 60 डिग्रीज, बी वेक्टर जो है वो 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट, सी वेक्टर क्या कहता है? सी वेक्टर कहता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खड़ा था साउथ पे, साउथ से जा रहा हूं वेस्ट साइड पे। अच्छा, मुझे कैसे पता कि मैं कहां खड़ा हूं? एंगल जिस डायरेक्शन से मेजर होगा वहां आप खड़े थे, और जिस तरफ बेंड होगा वो हमारा फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखते हो तो मेरा मेजरमेंट है साउथ वाले एक्सिस से, तो साउथ वाले एक्सिस से जब मेजरमेंट है तो मैं खड़ा साउथ पे था, और मैं गया कहां? मैं गया वेस्ट। मैं गया कहां? मैं गया वेस्ट, राइट। सो बेसिकली मैं वेस्ट साइड जा रहा हूं, तो मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं साउथ से स्टार्ट करके, और मैं कितना एंगल गया? मैं गया 30 डिग्रीज। सो मैं 30 डिग्रीज गया। स्टार्ट कहां से किया, एंड कहां किया? वेस्ट। सो वेस्ट ऑफ साउथ। अब मैं किसी का भी बता सकता हूं, मुझे डी पूछो, डी बोल रहा है कहां खड़ा था मैं, कहां से मेजरमेंट है? ई से, तो मैं ई पे खड़ा था। मैं कहां जा रहा हूं? साउथ, तो मैं जा रहा हूं 45 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। ये हमारा एंड है और ये हमारा स्टार्ट है। ये आपको ये हेल्प करता है कि कभी कभी अगर ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ना भी दिया हो तो ये इसी चीज को एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। तो आप इसी चीज को लिख सकते थे कि मैं जो चल रहा हूं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव। अगर आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर को याद करेंगे तो आपको पता है कि ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। सो ये कह रहा है कि अगर मुझे नॉर्थ साउथ नहीं पता है, मुझे एक्स वाई एक्सिस पता है, तो मैं डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? मैं डायरेक्शन ऐसे बताऊंगा कि अगर मैं डी वेक्टर हूं तो मैं पॉजिटिव एक्स पे खड़ा था और मैं नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग 45 डिग्रीज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स टू नेगेटिव वाई। लेकिन इससे बेटर तरीका है इसको करने का, जब हम एक्स और वाई एक्सिस पे जाएंगे तो इससे बेटर तरीके से सीखेंगे। लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ दे रहा है और मुझे बोल रहा है कि मैं 45 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ हूं, तो मैं कहां हूं? तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं डायरेक्शंस को व्हेन इट कम्स टू वेक्टर्स, राइट। सो वेक्टर्स को हम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बता पाएंगे तभी वेक्टर्स को बता पाएंगे। हमें ऑलरेडी ये चीज क्लियर है। On rotating a vector by 360 degrees, the vector does not change. सिंपल पॉइंट्स है, बहुत पॉइंट्स हमें इसलिए याद नहीं रखने क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट है जो हमें वेक्टर्स को समझने में आसानी देते हैं। पहला पॉइंट ये बोलता है कि ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर बाय 360 डिग्रीज द वेक्टर डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? समझो हमारे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज। कितना रोटेट करने बोला? 360 डिग्रीज। मैंने इस वेक्टर को पकड़ा और मैं इसको घुमाया, इसको घुमाया 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 360 मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। जब मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करूंगा, जब मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करूंगा तो मैं वापस उसी वेक्टर पे जाके खड़ा हो जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। और उसने वही कहा ना, उसने कहा कि यार अगर तुम वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करते हो, 360 डिग्री से रोटेट करने पे वेक्टर चेंज नहीं होगा, आप वहीं पहुंच जाओगे जिस वेक्टर से आपने स्टार्ट किया था। और रोटेशन में आपको याद रखना है कि इस एरो की लेंथ बढ़ेगी कम थोड़ी होगी। मैं इस एरो को तो सिर्फ घुमा रहा हूं, मैं खींच थोड़ी रहा हूं, ना खींच रहा हूं ना दबा रहा हूं। तो ये वेक्टर का लेंथ जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड है। और फर्क जिससे पड़ता है, दो चीजें चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, हमें चाहिए डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैं एरो को या इस वेक्टर को आगे पीछे नहीं खींच रहा, सिर्फ घुमा रहा हूं। घुमा रहा हूं मतलब एंगल चेंज कर रहा हूं। कितना चेंज कर रहा हूं? 360 डिग्री। मैंने 360 घुमाया, मैं वापस वहीं आ गया। अगर मैं वापस वहीं आ गया मतलब मेरी वेक्टर की ना मैग्नीट्यूड चेंज हुई ना डायरेक्शन चेंज हुई, मतलब 360 डिग्री रोटेट करने पे वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये चीज बहुत सिंपल है समझने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डायग्राम्स। तो वो डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज याद रखनी है कि 360 डिग्री रोटेट करने पे वेक्टर की वैल्यू जो है वो नहीं चेंज होती। नाउ ऑन शिफ्टिंग अ वेक्टर पैरेलली द वेक्टर डज नॉट चेंज। हमेशा याद रखो दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और एंगल, दो चीज नहीं चेंज होगी तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो हमें ये दोनों चीजें याद रखनी है कि वेक्टर अगर
एंगल या मैग्नीट्यूड, वेक्टर का एंगल मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है तो वेक्टर चेंज नहीं होगा ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समझो हमारा वेक्टर जो है वो यहां कहीं है और ये 30 डिग्री पे। इस वेक्टर को अगर मैं उठा के, इसको ऐसे उठा के इसको ले जाऊं और यहां रख दूं, और अगर मेरा एंगल जो बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री था, तो मेरा ये एंगल 30 था, तो ये एंगल 30 है, और ये एंगल 30 है, तो मेरा ये एंगल 30। मैंने क्या किया? मैंने सिंपल बात ये की कि मेरे वेक्टर का फिर से देखो मैग्नीट्यूड जो है वो नहीं चेंज हुआ, बिकॉज मैंने एरो को ना कम किया ना ज्यादा, एरो का साइज वही है। डिफरेंस क्या हुआ है? डिफरेंस ये हुआ है कि मैंने इसको उठा के यहां से यहां रख दिया। तो अगर मैं यहां से यहां रख दे रहा हूं एरो, ये इरेज कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो अगर मैं यहां से यहां एरो को रख दे रहा हूं तो दो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, और एंगल चेंज होने के साथ में सेकेंड चीज जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ना उसका एंगल चेंज हो रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर उसका एंगल और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर विल रिमेन द सेम। सो इफ यू चेंज द वेक्टर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ टू थिंग्स। मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, और उसका जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्स एंड वाई एक्सिस वो नहीं चेंज होना चाहिए। अगर वो दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी तो हमारा वेक्टर जो है इट डज नॉट चेंज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट से ये मिस्टेक्स होती है कि सर एंगल ऑफ टू वेक्टर्स बताना है और एंगल ऑफ टू वेक्टर्स निकालना कैसे, वो तो पढ़ा ही नहीं था, या वो तो ध्यान ही नहीं दिया क्लास में कि एंगल ऑफ टू वेक्टर्स कितना होगा। तो वो चीज हमें ध्यान देनी है। एंगल कैसे निकालोगे? एंगल ये बोलता है कि जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो इट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। अभी टेल टू टेल की कहानी क्या है भाई? वेक्टर के दो पार्ट्स है ना, हमने एरो देखा था, ये हेड है ये टेल है। ये बोलता है कि भाई अगर दो वेक्टर होंगे तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे बताओगे? दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आप बता रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, समझो ये ए ये बी, और मैंने तुम्हें पूछा कि यार ये एंगल 150 डिग्री है, मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो आप ये कहोगे कि यार इन दोनों के बीच का सर एंगल जो है वो 150 डिग्रीज है, बिकॉज दोनों टच है एक दूसरे से और दोनों के बीच का एंगल 150 है। कहानी गलत हो गई। कहानी ये गलत हो गई कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। क्या ये टेल टू टेल जॉइंड है? कहाँ जॉइंड है यार? ए तो हेड है, बी का टेल है, तो एक का हेड है एक का टेल है, ऐसे कैसे चलेगा? हमारी डेफिनेशन ही गलत हो जाती है। हम अपने डेफिनेशन को कैसे सही करेंगे? डेफिनेशन को ऐसे सही करेंगे कि हम अपने सेकंड डेफिनेशन या सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम हमारे ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट। अब लीनियर पेयर तो पढ़ा ही था, कब पढ़ा था? 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लीनियर पेयर, ये एंगल जो हो जाएगा 30 डिग्री। तो बताओ 150 डिग्री एंगल होना चाहिए कि 30 डिग्री होना चाहिए? 150 नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 30 इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको टेल टू टेल ज्वाइन करके चेक करना है कि हमारा जो वेक्टर है, हमारा जो वेक्टर के बीच का एंगल है वो टेल टू टेल ज्वाइन होने के बाद कितना है। टेल टू टेल ज्वाइन होने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर से फटफट देख लेते हैं क्या कहानी देखी हमने। कहानी हमने ये देखी कि अगर आपने वेक्टर को 360 डिग्री घुमाया तो वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर वेक्टर को पैरेलली पूरे स्पेस में लेके घूम रहे हो तो वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिंपल, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना एंगल चेंज हो रहा है, दोनों चेंज नहीं होते तो उसकी जो वैल्यू है वो नहीं बदलती। तीसरा पॉइंट जो है, अगर मुझे दो वेक्टर के बीच में वैल्यू निकालनी है, दो वेक्टर के बीच में पता करना है कि यार एंगल कितना होगा, तो हम हमेशा उस वेक्टर को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उन दोनों वेक्टर्स के टेल ज्वाइन होने चाहिए। टेल ज्वाइन होने पे जो एंगल बनेगा उन दोनों के बीच में वो हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। चलो अब अप्लाई करते हैं। यार फिजिक्स में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो आप सीखते हो अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आप भूल जाते हो, या आपको याद नहीं रहता कि क्या करना है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो सर से सीखा है या जो मैंने क्लास में पढ़ा है
वो अप्लाई करके कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको नीट और आईआईटी नहीं पूछते, लेकिन नीट और आईआईटी सीखने के पहले चलना सीखना जरूरी है। चलना सीखोगे तो दौड़ना आसान हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में हमें ये समझना है कि हम एंगल्स कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन याद रखो, क्या बोल रहा है वो, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो उसको टेल टू टेल ज्वाइन करना है। चलो पहले किसको बोला है, ए एंड बी। क्या करें, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, क्वाड्रेंट है तो सारे 90 90 हमें पता ही है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये 30 है तो ये 60 है, और ए और बी के बीच का एंगल जो है वो हो गया 60 + 45, 60 + 45 मतलब ये हो गया 105। हाँ की ना, हाँ सबने गलती की, गलती की, क्या गलती की, गलती ये की कि ये तो देखा ही नहीं कि टेल टू टेल ज्वाइन है कि नहीं, सीधा एंगल निकाल दिया। एग्जाम में भी यही करोगे, -1 हो जाएगा। -1 नहीं चाहिए तो ध्यान रखो डेफिनेशन का। डेफिनेशन ये कहता है कि भाई पहले ये चेक कर लो कि टेल टू टेल जॉइंट है कि नहीं। अगर टेल टू टेल जॉइंट है तब तो कर दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं है तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इस वाले बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो जब तक उसका टेल यहां ज्वाइन ना हो जाए। इसको हमने शिफ्ट किया और ये बन गया हमारा बी वेक्टर। और अगर हम एंगल से चेक करते हैं तो ये पूरा एंगल बन गया 45 डिग्रीज और ये पूरा एंगल बन गया 45 डिग्री। अब देखो हमारी डेफिनेशन बोल रही थी कि टेल टू टेल जोड़ो, टेल टू टेल जोड़ने के बाद में दोनों के बीच का जो एंगल है वो जो है वो हमारा वैल्यू है ए और बी के बीच के एंगल का। तो हमारा एंगल कितना हो गया, ए और बी के बीच का एंगल हो गया 75 डिग्रीज, दैट इज 45 + 30। सिंपल लॉजिक, डेफिनेशन को फॉलो करो, डेफिनेशन को फॉलो करके बेसिक एंगल्स निकालो, बेसिक एंगल निकाल के ऐड कर दो। अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करते तो गलती सिर्फ इतनी थी कि दोनों टेल टू टेल नहीं जॉइंट थे। अगर वो टेल टू टेल नहीं जॉइंट है तो वो दोनों एंगल मेजर, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई एंगल है, लेकिन हमें वेक्टर के बीच का जब भी एंगल निकालना है तो बाय डेफिनेशन हमें टेल टू टेल ज्वाइन करके उनके बीच का एंगल निकालना है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। वो ये कहता है कि भाई मुझे ये बताओ कि यार बी और सी के बीच का कितना होगा। कोई नहीं, बहुत ईजी है, एक काम करते हैं, ये पूरा एंगल निकाल देते हैं और वैल्यू आ जाएगी। फिर से सर ने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, गलती ये कर दी कि भाई ये फिर से हेड टू टेल जॉइंट है, इसका बेचारे का टेल और इसके बेचारे का हेड जुड़ा हुआ है। हमारा डेफिनेशन पहले यही कहानी कहता है कि हम टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही एंगल मेजरमेंट करेंगे। और टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए हमें क्या सुविधा दी गई, हमें क्या आइडिया दिया गया कि काम करो ना, उसको मूव कर लो पैरेलली। पैरेलली अगर मूव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और पैरेलली मूव करने से हमें क्या फायदा हुआ, ये 45 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये 45 है, 45 30 पूरा एंगल 45 है, इसने 30 खा लिया तो बचा कितना 15 डिग्रीज। बोलो हाँ कि ना। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। सिंपल एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल निकालने से पहले क्या मैंने दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन किया है। अगर मैंने टेल टू टेल ज्वाइन किया है तो मैं डायरेक्टली उन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर सकता हूं। अगर मैंने टेल टू टेल नहीं ज्वाइन किया है तो मैं अपना आइडिया लगाऊंगा। सिंपल बात यह है कि उसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, ऐसे शिफ्ट करूंगा कि मेरे दोनों वेक्टर्स के टेल जुड़ जाएं। अगर वो जुड़ गए तो उनके बीच का एंगल निकाल दो, आपको वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, सिंपल अप्लाई कर लिया भाई, एंगल अप्लाई कर लिया। अब हमें आता है कि हम एंगल कैसे निकालेंगे। क्लियर, चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मैक्सिमम जो हम देखते हैं ना स्टूडेंट, वो बोलते हैं सर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या पढ़ा रहे हो, वो तो टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे हम। पढ़ लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ना हर बच्चे को जो पूछता हूँ मुझे ये बताता है कि यार ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होते हैं, वो वेक्टर और वो वेक्टर सेम होते हैं। पहले क्लैरिटी तो रखो कि कौन सा वेक्टर क्या करता है, तब तो बताओगे आंसर में। अगर आंसर में नंबर नहीं पूछा, ये पूछ लिया कि बताओ ये वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड करके कौन से टाइप का वेक्टर मिलता है, और तुम्हें टाइप ऑफ वेक्टर ही नहीं पता है, तो या तो तुम्हें 0 मिलेगा या तो तुम्हें -1। 4 तो मिलने से रहे, अगर तकदीर अच्छी तो मिल भी सकते हैं, लेकिन तकदीर के भरोसे नहीं करना है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर समझना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ वेक्टर जब भी हम समझते हैं तो हमें ये फायदा हो जाता है ना कि हमारे क्वेश्चंस इजीली आंसर हो जाते हैं। जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हम वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि यार ये कौन से टाइप का वेक्टर है। बहुत बार वो क्वेश्चन में जानबूझ के टाइप ऑफ वेक्टर के टर्म्स में क्वेश्चन देता है ताकि ये पता कर पाए कि यार बच्चे ने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा था क्या।
तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है हमें देखना है, उसमें सबसे पहला जो वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर्स। कोई बता सकता है इक्वल वेक्टर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? याद करो वेक्टर का डेफिनेशन, याद करो वेक्टर क्या बोलता है। वेक्टर ये बोलता है कि भाई मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास है मैग्नीट्यूड, मेरे पास है डायरेक्शन। इन दोनों की कहानी जब तक नहीं पता चलेगी तो वेक्टर नहीं पता चलेगा। तो इसने वेक्टर्स बनाए ए बी और सी डी। ध्यान से देखो क्या क्या दिख रहा है। मैग्नीट्यूड क्या कहता है? मैग्नीट्यूड कहता है लेंथ ऑफ द एरो। लेंथ ऑफ द एरो सेम है, यस, लेंथ ऑफ द एरो सेम है, मतलब हमारा मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन क्या इतने से मैं वेक्टर को इक्वल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता यार, वेक्टर दो चीजों से बनता है। किससे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये बेचारा बोलता है यार मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है, डायरेक्शन भी इक्वल दिख रहे हैं दोनों के, क्योंकि दोनों जो हैं वो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं। अगर हम दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो हम इन दोनों को इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। Two or more vectors having the same magnitude, same direction and same units। यार यूनिट भी सेम होना चाहिए ना। तुम जाओगे और तुम बोलोगे यार मैं फोर्स और वेलोसिटी को इक्वल कर दूंगा, तो कैसे चलेगा? फोर्स और वेलोसिटी को इक्वल नहीं करना है, यूनिट्स को भी सेम रखना है। तो सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट्स, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कहानी का मतलब क्या है? देखो डेफिनेशन लिखते समय हमेशा प्रॉब्लम ये होता है ना कि तुम कुछ टर्म याद नहीं करते, उसका मतलब नहीं समझते और वो एग्जाम में भी नहीं लिखते और नंबर कट जाते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन कहने का मतलब ये ना कि ये बाजू बाजू में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक वेक्टर यहां पे हो सकता है और एक वेक्टर यहां पे हो सकता है। अगर ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, सेम लेंथ के हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये स्पेस में कहीं भी हो ये दोनों इक्वल है। तो डेफिनेशन क्या बोला? फिर से समझो, डेफिनेशन समझोगे तो लिख पाओगे तो नंबर मिलेंगे। क्या कह रहा है? टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट्स irrespective of their position in space are called equal vectors। तो ये कहानी तो सिंपल होगी। तो मुझे ये बताओ कि ये कहानी अगर समझ गए हो तो ये क्या करेगा? अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स, कहानी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी चीज ही चेंज होने वाली है। क्या चेंज हो सकता है? अगर दिमाग लगाओगे तो पकड़ लोगे। कहानी देखें, ये वाला एरो तो देखा ही था, ए बी, लेकिन दूसरे वाले एरो में कोई फर्क है? क्या फर्क है? यस, लेंथ अभी भी सेम है, लेकिन ए बी अगर ऊपर भाग रहा था तो सी डी अब नीचे भाग रहा है। बदल क्या गया? बदल ये गया कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर में डायरेक्शन की लड़ाई हो गई। ए बी बोलता है भाई मैं ऊपर जाऊंगा, सी डी बोलता है मैं नीचे जाऊंगा, दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडिया है कि अगर हमें नेगेटिव वेक्टर्स की कहानी चाहिए तो इस केस में ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच का रिलेशन ये है कि ए बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर है, अगर आप ए बी को पॉजिटिव कंसिडर कर लो, और अगर सी डी वेक्टर चाहिए तो सी डी विल बी नेगेटिव ऑफ ए बी। क्योंकि चेंज क्या हुआ? सिर्फ डायरेक्शन, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसीलिए वो कह रहा है कि हमें वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है, बस उसके आगे हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया है और इसीलिए हम इसे नेगेटिव वेक्टर्स बोल रहे हैं। एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर्स होने का रीजन ही यही है कि उसका डायरेक्शन बदल गया, उसकी वैल्यू चेंज हुई। एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कहानी वही है। अच्छा, वो जो पूरी कहानी थी सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन वाली कहानी, वो सेम टाइप से कवर हो जाती है। सेम टाइप का मतलब है कि उसके यूनिट सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम है। तो ये बोल रहा है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल है और सेम टाइप है, मतलब उसका यूनिट सेम है। तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई अपोजिट इक्वल वेक्टर थे, डायरेक्शन भी सेम था, डायरेक्शन सेम होने के साथ में वैल्यू भी सेम थी। अपोजिट वेक्टर्स में कहानी ये आ गई कि भाई वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसीलिए हम इसे अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर्स। नाउ ये ना बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि यार पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? पैरेलल वेक्टर्स की कहानी तो सेम होनी चाहिए, कहानी सेम है नहीं, और ये एरो को देख के समझ जाएगा। ये वाला एरो फिर आ गया हमें, लेकिन अगर आप सीडी को देखोगे ना तो समझ जाओगे क्या डिफरेंस है। डिफरेंस आ गया। पहले वाली कहानी बहुत सिंपल थी,
वो कह रहा था कि भाई दोनों के दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इक्वल वेक्टर्स हैं। अब ये कह रहा है कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा तो रहे हैं, लेकिन भाई तू मेरे से बड़ा है, मेरी वैल्यू बड़ी हो गई है। तो पैरेलल वेक्टर्स है ना, पैरेलल, पैरेलल क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने का मतलब है इसको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, इसको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। ऐसे 10 वेक्टर अलग अलग वैल्यू के हो जाएं लेकिन सब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उन सबको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। तो कहानी क्या बदल गई? कहानी ये बदल गई कि एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप विच आर इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। इफ यू नोटिस मैंने यहां से एक बहुत बड़ी चीज निकाल दी, सेम मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार दिमाग में इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों चल रहे होते हैं और आप आंसर में जहां इक्वल लिखना होता है वहां पैरेलल लिख देते हो, जहां पैरेलल लिखना होता है वहां इक्वल लिख देते हो। सिंपल। पैरेलल क्या बताता है? डायरेक्शन। उसको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वो कहेगा कि भाई डायरेक्शन सेम है मतलब हम पैरेलल हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, कम है, इक्वल है, मुझे कोई फर्क नहीं। यानी इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर है, लेकिन उसके पास एक एडेड एडवांटेज है कि क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो हम उसको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। तो ये कहानी तो क्लियर है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या कहेंगे? अब ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई ए बी वेक्टर हो गया, सी डी वेक्टर हो गया हमारे पास में, लेकिन एक चीज बदल गई फिर से कि ए बी ऊपर जाना चाहता है, सी डी नीचे जाना चाहता है। अब डेफिनेशन अब धीरे धीरे चमकने लगेगी, अब धीरे धीरे समझने लगेगी क्या कहानी है। कहानी ये है कि ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं रखेंगे। इनका झगड़ा है, ये बोलते हैं भाई मैं एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम ही रखेंगे। जब ये दोनों कर रहे हैं, एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। क्या बताया? याद रखो पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन की बात कर रहा है ना, वो डायरेक्शन बता रहा है, वो डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है, तो डायरेक्शन पे ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड को भूल जाओ। मैग्नीट्यूड दे नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे आते बोलते सर उसमें ना मैग्नीट्यूड नहीं बताया था, तो मैं बता नहीं पाया कि पैरेलल था कि एंटी पैरेलल। अरे क्यों बताना है मैग्नीट्यूड, वो क्यों बताएगा? उसको नहीं चाहिए मैग्नीट्यूड, उसको चाहिए भाई डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन से पता चल जाएगा पैरेलल है कि एंटी पैरेलल। तो डायरेक्शन से हमें पता चल गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जीरो वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इस पे ना थियरी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि यार जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर वो है, अच्छा और इसमें इंपॉर्टेंट जीरो वेक्टर वो है जिसके पास में मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होती है, इसके पास में ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये कहीं भी जा सकता है। अब ये आइडिया ही है ना कि समझो मैंने डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास में, मेरे पास ए बी डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर विच इज 5 यूनिट्स एंड समझो सेम डायरेक्शन में है ईस्ट, और मेरे पास में बी सी वेक्टर है 5 यूनिट्स गोइंग वेस्ट। तो अगर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो अगर ये 5 है तो ये -5 हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। पता है इनको ऐड करने पे क्या होगा? इनको ऐड करने पे ये होगा कि हमारा जो 5 और -5 ऐड होगा, ये देगा 0। बट पता है ये 0 नंबर नहीं दे सकते। ये नंबर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसने बोला कि भाई जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है। भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ये बोल दोगे कि 0 वैल्यू हो गई, अब वेक्टर है ही नहीं वो। दो वेक्टर को ऐड सबट्रैक्ट करके हमेशा वेक्टर मिलता है, ये क्लियर रखना। दो वेक्टर को ऐड सबट्रैक्ट करके 0 मिला तो ये 0 वेक्टर हो गया ना। जीरो वेक्टर की कहानी तो काम की है। बस याद दो चीजें रखनी इसके बारे में, इसकी मैग्नीट्यूड होती है 0 और इसका स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं होता। जहां लगा दोगे उसके हिसाब से वो डायरेक्शन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जीरो वेक्टर की कहानी तो इतनी है, और बहुत ज्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन है नहीं इस पे। थियोरेटिकली समझना है कि वेक्टर क्या करता है, वेक्टर 0 मैग्नीट्यूड का होता है, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकता है, तो उसको ये एडवांटेज है। नाउ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट। भाई रेस्ट पे अगर वेलोसिटी बताओगे तो वो बेचारा वहां पे खड़ा है, मूव कर रहा है, लेकिन वो रेस्ट पे मूव नहीं कर, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। लेकिन वेलोसिटी तो है, वेक्टर तो है, तो तुम 0 कैसे बोल सकते हो? तुम्हें 0 वेक्टर बोलना पड़ेगा ना। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पे खड़ा है उसका पोजीशन बताना है, पोजीशन वेक्टर होता है। फिर से आपको अगर वेक्टर बताना होगा तो आपको वेक्टर के टर्म्स बताना होगा।
कभी कोई क्वेश्चन बोल लेता है कि इनमें से कौन सा जो है वो जीरो वेक्टर है या नहीं है, ऑप्शंस में दे देता है और फिर ऑप्शंस में आपको समझ ही नहीं आता क्योंकि आपको जीरो वेक्टर का डेफिनेशन ही याद नहीं होता। जीरो वेक्टर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होनी चाहिए और उसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो सकता है। इट हैज अ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब उसके पास में कोई भी डायरेक्शन चल जाएगा ना। यूनिट वेक्टर्स, अच्छा इस पे ऊपर तो एक पूरा एक आधे से ज्यादा लेक्चर लगेगा समझने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ टाइप में समझ लेते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या कहता है। राइट, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। पहले इस कहानी को समझते हैं, बाद में आगे देखेंगे। क्या कहा, इंग्लिश में बोला, सिंपल टर्म्स में ये बोला, इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 है। तो जब भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, या बोलेगा जैसे ही वो क्वेश्चन में बोला उसने कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो लिख दो सीधा मैग्नीट्यूड उसका 1 है, सोचने की जरूरत ही नहीं। यूनिट वेक्टर बोलते ही उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हाँ, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, लेकिन डायरेक्शन जो है इसके पास है। राइट, और समझो मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए ले लिया, और मैं फिर कोशिश कर रहा हूं उस वेक्टर के बारे में समझने की। नाउ अ यूनिट वेक्टर इज गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर को लिखने का एक तरीका है, वेक्टर को लिखने, वेक्टर क्या बताता है, वेक्टर को चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो है, समझो मुझे ए वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर जो है वो दो पार्ट से बना होगा ना, एक बना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए से और एक बना होगा उसके डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन को बताने का काम जो है वो यूनिट वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर ही क्यों, कोई भी वेक्टर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिया यार, कोई भी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो जाएगी। इस बेचारे की मैग्नीट्यूड 1 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड ही आएगी, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगी। तो हमने डिसाइड किया कि भाई गिवन वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से, देखो ये हमें डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर बता रहा है, तो हमने ए वेक्टर देख लिया जो हो गया मॉड ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ ए। ये कहानी जो है वो यहाँ, हर वेक्टर को ऐसे ही बताएंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बताएंगे, उसका डायरेक्शन बताएंगे, दोनों चीजें मिलकर ये डिसाइड करेंगी कि उसका वेक्टर कितना होता है। तो वो दोनों मिलकर ये बताएंगे कि वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है। ए कैप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको टोपी पहना देते हैं बेचारे को, टोपी पहना देते हैं क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स हो गई, उसको बोल दिया ए कैप। सो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर या ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज ए कैप। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख भी लो, याद भी कर लो, बहुत काम आएगा, बहुत जगह यूज होगा, आज से लेके 12 तक कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फॉर्मूला याद करो, सीखो, यूज करो, ताकि आपको यूनिट वेक्टर निकालना आ जाए। नहीं भी आएगा तो हम फिर से एक लेक्चर में यूनिट वेक्टर करेंगे, फिर से करेंगे, उसको यूज करेंगे, इतना बार यूज करेंगे कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज याद कर लेते हो तो आपको आसानी हो जाएगी इसे यूज करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर्स को यूज करना जरूरी है। यूनिट वेक्टर जैसे मैंने बताया कि अगर हमें यूनिट वेक्टर्स पता है तो वो ये डायरेक्शंस बताते हैं। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है, या ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मैंने मिस कर दी, या कोई क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में कि यार मुझे ऐसा लग रहा था सर कि ऐसे होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है, तो हमारे चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल के अंडर अगर आप कमेंट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो मैं उस क्वेश्चंस को पूरी तरीके से आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं होता है, शायद हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो, या हो सकता है मैं कोई चीज मिस कर गया हूं, लेकिन आइडिया यही है कि आपकी हेल्प की जाए, आपको समझाया जाए, आपको इजीली वो चीजें क्लियर की जाए जो बहुत डिफिकल्ट लगती हैं जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो। हम उस चीज को बहुत सिंपल, बहुत बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए। रटना नहीं है, रट के साइंस नहीं सीखा जाता है, साइंस सीखा जाता है, सीखने के लिए लर्न करना जरूरी है, लर्न करने के लिए समझना जरूरी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चंस हमारे पास ले आएं, हमसे पूछें और हमारे साथ एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट करें कि हम ये चीज ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर है। हमने जो चीजें कवर की हैं वो है वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और सारे टाइप के वेक्टर्स और उन वेक्टर्स के बीच में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है।
अगला लेक्चर जो हमारा होगा वहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करेंगे विच इज बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो हमने लिखा था कि वेक्टर एडिशन फॉलो करने वाली चीजों को ही हम वेक्टर्स कहेंगे. वी विल ऑलवेज कॉल अ वेक्टर और अ फिजिकल क्वांटिटी अ वेक्टर इफ इट फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज करना और क्लियर करना सिखाऊंगा. थैंक यू सो मच.